Hello everyone. Today we are going to discuss a topic from the chapter Hire Purchase System, which is a partial repossession of goods. In the last lecture, we have discussed the complete repossession of goods, where we have learned when buyer makes any default in the payment of any installment, the hire vendor has the full right to repossess the goods. Right? We have discussed in the last lecture. So before watching this partial repossession of goods ka lecture, you must watch that previous lecture of complete repossession. Right. So let's begin. First, let's see an example how this partial repossession works. See, Mr. A bought 3 trucks of 10 lakh on 1st April 2022 from Mr. B. Mr. A, now who is Mr. A? Mr. A is hire purchaser, Mr. B is hire vendor. These are the terms of purchase. First, down payment is paid rupees 5 lakh on the date of purchase, which is 1st April 2022. Balance to be paid in 3 installments of 9 lakh starting from 1st April 2023. राइट अब इस डेट पर आपने एसेट को परचेज किया है तो डाउन पेमेंट आपने सेम डेट को करी होगी राइट ऑन 1st April 22. उसके बाद नेक्स्ट जो बैलेंस है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स डालेंगे जो स्टार्ट कब से हो रही है 1st April 2023 से. सो पहली पेमेंट पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी सर 1 साल के बाद यानी कि 1st April 2023. सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 1st April 2024 और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 1st April 2025. क्लियर. तो डाउन पेमेंट और फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट इन डेट्स पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को करनी है. कितनी कितनी करनी है वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 लाख. और जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पहले से गिवन होता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी एडेड है. राइट. अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. ध्यान से पढ़िएगा लास्ट पॉइंट को. मिस्टर ए आफ्टर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड नथिंग आफ्टर. मिस्टर ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पेड नथिंग आफ्टर. मिस्टर ए ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो जाहिर सी बात है उसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे करी होगी. राइट. Hence the hire vendor जो मिस्टर बी है he took the repossession of 2 trucks. मिस्टर ए ने 3 ट्रक परचेज करे थे जिसकी पेमेंट इन डेट्स पर होनी थी जिसमें से मिस्टर ए ने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे करी पर उसके बाद कुछ भी नहीं पे किया. तो पार्शियल रीपोजेशन के अंदर क्या होता है उसके पहले समझिए कंप्लीट में हमने क्या पढ़ा था. कंप्लीट में हमने ये पढ़ा था कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो हायर वेंडर ने जो भी सामान बेचा है वो पूरा का पूरा अपने पोजीशन में परचेजर से ले लेता है. वो परचेजर से अपने गुड्स को वापस ले लेता है पूरा का पूरा. तो सर पार्शल से हमें ये समझ में आ रहा है कि वो पूरे एसेट्स को ना लेके पूरी एसेट को ना लेके कुछ एसेट का पार्ट लेगा. मतलब अगर एक ट्रक बिकी है तो उस ट्रक के कुछ पार्ट कर देंगे यानी उस ट्रक के हम टायर्स अलग ले लेंगे उस ट्रक का इंजन निकाल लेंगे. ऐसा होगा क्या? नहीं. देखिए पार्शियल रिपोजिशन में हाँ हम आधे गुड्स को ही वापस लेते हैं बट ये तभी पॉसिबल है जब एक से ज्यादा गुड्स को सेल किया गया हो. अगर एक ही एसेट को सेल किया गया है तो उसमें पार्शियल रिपोजिशन नहीं होता. हम उस एसेट को काट के थोड़ी वापस लेंगे. इलॉजिकल बात है. राइट. तो जैसे इस केस में 3 ट्रक परचेज हुए थे तो 3 में से वेंडर ने क्या किया 2 ट्रक को अपने पोजीशन में ले लिया पेमेंट के डिफॉल्ट के वजह से. एक ट्रक अभी बायर के पास छोड़ दी गई. करेक्ट. सो दिस इज हाउ द पार्शियल रिपोजिशन वर्क्स. अब इसकी अकाउंटिंग हम सीखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. ओके, सी दिस एग्जांपल. The question says X Transport Limited purchased from Manish Motors 3 tempo costing 50,000 each. So total CRP will be how much? Total cash retail price will be how much? एक टेम्पो 50,000 का 3 टेम्पोस 1,50,000. On hire purchase system on 1st January 2003, 20% of the cost was to be paid down. 20% पेमेंट डाउन है मतलब 20% की डाउन पेमेंट है. तो डीपी यहां से हमें कितनी पता चली सीआरपी जो टोटल कॉस्ट है 1,50,000 उसका 20% डाउन हुआ विच मींस 30,000 डीपी है. एंड रिमाइंडर जो कि बचा 1,20,000 वो देंगे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पेबल ऑन 31st December 2003, सेकेंड 31st December 2004 और
उसके बाद 31 दिसंबर 2005। तो इन 3 डेट्स पर इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करनी है, क्वेश्चन ने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट नहीं बताया। कोई बात नहीं, हमें इस बार इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा अलग से सीआरपी में इंटरेस्ट प्लस करके। इंटरेस्ट कितना 9% होगा। So X transport company writes off depreciation at 20% per annum. X transport company कौन है? परचेजर है, उसने टेम्पोस को परचेज किया था, तो वो उन टेम्पोस को खुद डेप्रिशिएट करते हैं 20% रेट से और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर। ठीक है जी। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट तो भाई पेड है, but could not pay the next on 31st December 2004। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी पे नहीं कर पाई, मनीष मोटर्स। तो आपको मालूम है जब पेमेंट पे डिफॉल्ट होगा तो हायर परचेज सिस्टम में सेलर के पास ये राइट होता है कि वो एसेट्स को अपने पोजीशन में वापस ले ले। ओके, तो यहां पे देखते हैं वेंडर ने कितने एसेट्स को अपने पोजीशन में लिया। मनीष मोटर्स अग्रीड टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर। एक टेम्पो छोड़ने को तैयार है, तो बताओ कितने टेक ओवर कर लिए, कितने रीपोजेस कर लिए? 2। 3 टेम्पो बिके थे, एक छोड़ दिया, मतलब 2 वापस ले लिए। Adjusting the value of other 2 tempos against the amount due on that day, the tempos recovered were valued on the basis of 30% depreciation annually। तो इसका क्या मतलब है? एक डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था। एक काम करते हैं, पहले हम यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करेंगे क्या लिखा। ठीक है, सबसे पहले हम सीआरपी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, आपको आता है सभी को, फटाफट निकालिए। सीआरपी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, टोटल सीआरपी 1,50,000 माइनस डाउन पेमेंट 30,000, बैलेंस 120। और इस 120 के बैलेंस को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो रिमाइंडर 120 बचा, 3 बार में पे करेंगे, तो एक बार में कितना पे करेंगे? 40,000। ये 40,000 जो अमाउंट आया, क्या वो सीधे इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है? नहीं, क्वेश्चन ने कहा टुगेदर विद इंटरेस्ट, विच मींस इंटरेस्ट अभी ऐड होगा। क्लियर? तो ये 40,000 सीआरपी का अमाउंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा? 1,20,000 के ऊपर। तो आपका 1,20,000 का 9% कितना हो गया? 10,800। सो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट आपकी कितने की जाएगी? 50,800। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कितना बचा सर? बैलेंस बचा 80। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अगेन 40,000, लेकिन इस बार इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा? 80,000 के ऊपर। सो 80,000 का 9% 7,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी जा रही है? 47,200, है ना? बट सेकेंड से तो पेमेंट आगे हुई ही नहीं, खैर हम फिर भी पूरा निकालें। अब आपका बैलेंस 40 बचा और 40 की ही लास्ट इंस्टॉलमेंट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 40,000, अब 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 9% 3,600। ऐड करके लास्ट इंस्टॉलमेंट बनती है 43,600 की। और आपने क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ ही लिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड है, उसके बाद की दोनों अनपेड है। ठीक है, खैर हम फिर भी इसको पूरा निकालेंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या है? राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों के बुक्स में जो लेजर बनने हैं वो बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा हमने कंप्लीट रीपोजिशन में किया था, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर जैसे बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। इन द बुक्स ऑफ परचेजर 2 लेजर बनेंगे, एसेट का और एक वेंडर का। इन द बुक्स ऑफ वेंडर 2 लेजर बनेंगे, एक परचेजर का और दूसरा गुड्स रीपोजेस्ड का। तो फटाफट से आप 2 टी शेप अकाउंट ड्रॉ करिए इन द बुक्स ऑफ परचेजर और 2 टी शेप अकाउंट ड्रॉ करिए इन द बुक्स ऑफ
वेंडर। चलिए, होपफुली आप सभी ने लेजर अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन है? अगेन परचेजर। ओके, सबसे पहले एसेट के अकाउंट की बात करते हैं। एसेट को कब परचेज किया था? सर एसेट को परचेज किया था 1 जनवरी 2003। 2003 जनवरी 1। टू किससे परचेज किया? मनीष मोटर्स। 1,50,000 के ट्रक है। एक ट्रक 50 का, 3 ट्रक 1,50,000 के। फर्स्ट ईयर में से डेप्रिशिएट करेंगे 2004, सॉरी, फर्स्ट ईयर में से डेप्रिशिएट करेंगे 2003 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी डेप्रिशिएट करती है एसेट को 20%, 20% के रेट से, दैट टू विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 20% कितना आ गया इसका? 30,000। और आपका बैलेंस कितना बचेगा सेम डेट पर? 1,20,000। फर्स्ट ईयर डन, टोटल डबल लाइन से क्लोज। ये तो जैसा कंप्लीट रिपोजिशन में था, अभी तक सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सेकेंड ईयर में आप, सेकेंड ईयर 2004 जनवरी 1 को ओपन होगा। टू बैलेंस पीडी। अगेन वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, क्या सेकेंड ईयर में ये एसेट डेप्रिशिएट होगी? क्योंकि सेकेंड ईयर को पेमेंट पे डिफॉल्ट हुआ था। सेकेंड ईयर को परचेजर ने वेंडर को पैसे पे नहीं करे थे, बट वो ईयर के एंड में, राइट, पेमेंट पे डिफॉल्ट ईयर के एंड में हुआ, विच मींस एसेट तो सर डेप्रिशिएट होगी क्योंकि हमारे पास एसेट पूरे साल तक थी। ओके, 2004 दिसंबर 31 हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब जो बैलेंस बचा उस पर लगा दें। कितना बैलेंस बचा था? 1,20,000। तो 1,20,000 का 20%, 24,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वहां भी रुक जाते हैं, थोड़ा सा वहां पर चेंज है। इतना ही पहले हम बना लेते हैं वेंडर का अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर की शुरुआत, लायबिलिटी की शुरुआत कहां से होगी? क्रेडिट साइड से। 2003 जनवरी 1 बाय टेम्पोस। 1,50,000 के टेम्पोस थे। उसके बाद डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट डेबिट साइड में आती है, पेमेंट सारी की सारी डेबिट साइड में, और यहां बस इंटरेस्ट आता है। ओके, सो जनवरी 1 टू बैंक डीपी कितना? 30,000। उसके बाद हमने दिसंबर 31 इंटरेस्ट यहां पर ड्यू करा, राइट। तो इंटरेस्ट आपने निकाला हुआ है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आया था? 10,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सर पेड है, डेबिट में शो करेंगे। दिसंबर 31 टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट है ये आप निकाल चुके थे, 50,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? सर आप बैलेंस भी निकाल चुके थे, बताइए कितना बैलेंस बचा था? 80,000। टोटल डबल लाइन से क्लोज। वर्किंग नोट में हम सारा काम ऑलरेडी कर चुके, राइट। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। अच्छा, आपको मे बी अकाउंट पूरा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार वीडियो जरा ऑफ कर देता हूँ। अब आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 2003 जनवरी 1 पे बाय टेम्पोस 150 के परचेस करे। डाउन पेमेंट डेबिट में, इंटरेस्ट ड्यू क्रेडिट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डेबिट में, जो बचा बैलेंस शीट ही कर दिया। डन। ओके, नेक्स्ट ईयर आता है। नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट यहाँ पे, तो बैलेंस शीट यहाँ पर होगा 2004 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी। हम इसे ओपन करेंगे 80,000 के साथ, और सेकेंड ईयर के एंड तक इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, राइट। पेमेंट में भी, पर इंटरेस्ट तो लगाए। दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट था बेटा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आप निकाल चुके थे ऑलरेडी, 7,200। यस। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, अभी उसके ऊपर बात करते हैं जरा। पहले इतना आपको समझ में आ गया? इतना तो कुछ भी नहीं था इसमें। जैसा हमने कंप्लीट रिपोजिशन में किया था, यहां तक सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब पार्शियल रिपोजिशन में क्या होगा? सी, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट रिपोजिशन का होता तो हम क्या करते?
हम इसका टोटल करते और यहां पर लिख देते 2004 दिसंबर 31 टू एसेट का नाम आ जाता और इसका टोटल कर देते 87,200। यही किया था हमने कंप्लीट रिपोजिशन में कि वेंडर अब जो वैल्यू बचा उतने की एसेट लेकर के चला जाएगा, ठीक है। और फिर यही वैल्यू हम रिकॉर्ड कर देते थे कहां पे, टेम्पो के अकाउंट में। बाय मनीष मोटर्स का नाम आता, यहाँ पे लिखते 87,200 और जहां बैलेंसिंग फिगर बचता वहां पी एंड एल आ जाता। ये तो हमने किया था किसमें, कंप्लीट रिपोजिशन में। बट सर ये क्वेश्चन ये है पार्शियल रिपोजिशन का। तो पार्शियल रिपोजिशन में यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन की तरफ दोबारा आइए और यहां देखिए, जब वेंडर इस एसेट को टेक ओवर करेगा, जब वेंडर दो एसेट को लेकर के जा रहा है, तो वो उस वैल्यू पर लेकर के जाएगा जो वैल्यू उसे सही लगेगी। मतलब जिस दिन वो एसेट को लेकर के जा रहा है उस दिन एसेट की सही वैल्यू क्या है, क्या वो वही वैल्यू लेगा जो परचेजर ने उसको बताई है, या वो खुद से वैल्यूएशन करेगा। सर ऑब्वियसली वो खुद से भी वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जिन दो एसेट्स को टेक ओवर किया गया उसकी दो वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू तो परचेजर बताएगा कि भाई देखो दो एसेट आप ले जा रहे हो तो उसकी आज की इतनी वैल्यू है, हम कहेंगे ठीक है, अच्छा। लेकिन हम उसकी वैल्यू खुद भी निकाल के चेक करेंगे कि भाई क्या परचेजर की बताई वैल्यू से वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो तो वेंडर यहाँ पे खुद भी एसेट की वैल्यूएशन निकालेगा, खुद भी तसल्ली के लिए खुद वैल्यूएशन करेगा। तो वो दो काम हमको यहाँ पे करना। चलिए, तो गुड्स रीपोजेस्ड हुआ कितने का। सर दो टेम्पोस टेक ओवर हुए। एक टेम्पो 50,000 का है तो दो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यूएशन एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी अलग करेगा और मनीष मोटर्स जो कि वेंडर है वो अलग। चलिए, तो सबसे पहली चीज, ये एसेट परचेज कब हुई थी, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2003। इस डेट पर ये एसेट इनके लिए भी 1 लाख है, इनके लिए भी 1 लाख है। शुरू में तो कॉस्ट दोनों के लिए सेम ही है, इन्होंने 1 लाख का बेचा, उन्होंने 1 लाख का खरीदा, ओके। उसके बाद पहले साल माइनस होगा डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना चार्ज कर रही है, इंक चेंज करके बताता हूं आपको मैं, 20%। लेकिन जब टेम्पो रिकवर करे गए मनीष मोटर्स के द्वारा तो वो 30% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। कितना, 30% का। तो पहले एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी माइनस करेगी 20% के हिसाब से। 20% कितना हुआ, 20,000। और यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस होगा 30% के रेट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी बच रही है एसेट की, 80,000 और यहां पर 70,000। लेकिन पेमेंट में डिफॉल्ट कब हुआ है, सेकेंड ईयर में, तो ये 1 साल और डेप्रिशिएट होगा। माइनस डेप्रीसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 80,000 का 20% 16,000, तो वैल्यू बचेगी 64। और यहाँ पे 30% चार्ज होगा, तो माइनस डेप्रीसिएशन 30% ऑन 70,000, 21,000। और अब यहां पर बैलेंस कितना बचा, 49,000। क्लियर। तो जिन दो टेम्पोस को टेक ओवर किया जा रहा है उसकी वैल्यूएशन एक्स ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है, उन्होंने अलग वैल्यूएशन करके वैल्यू निकाली है, और मनीष मोटर्स ने उसकी अलग वैल्यू निकाली। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, टेक ओवर कौन कर रहा है, वेंडर। तो वेंडर तो अपनी बात मनवाएगा, वेंडर ने जो वैल्यू निकाली है वो उसी वैल्यू पर टेक ओवर करेगा, राइट। तो ये हमने एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का किया ही क्यों, देखो एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास वो एसेट है 64,000 की,
लेकिन उसे टेक ओवर किया गया 49,000 में, तो ये एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए प्रॉफिट है, लॉस है? सर ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए लॉस है, क्योंकि एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए जो एसेट 64,000 का था वो 64,000 से कम में गया है। आप ये समझ लो कम में बिका है, राइट? तो एसेट अगर कम वैल्यू पर गई है तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होने वाला है? लॉस। 64,000 माइनस 49, 15,000 रुपए का लॉस ऑन रीपोजिशन एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को उठाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ओके, अब हम इसी लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एसेट के ऊपर का लॉस है तो एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा बाय लॉस ऑन रीपोजेशन के नाम से। कितने का लॉस हुआ? 15,000। और अब वेंडर के अकाउंट में जो टेम्पो हम लेके जाने वाले हैं, वो टेम्पो किस वैल्यू पर लेंगे? 64,000 पर या 49 पे? हमेशा 49 पे, हमेशा वेंडर की ही बात मानी जाएगी। तो 49,000 पर सर ये एसेट लेकर के चले। ठीक है सर, ये अकाउंट तो टैली नहीं होगा। अरे भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारी एसेट थोड़ी गई है। कंप्लीट रिपोजिशन में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता, बट पार्शियल रिपोजिशन में बैलेंसिंग फिगर तो बचेगा, क्योंकि एक एसेट तो वेंडर के क्योंकि एक एसेट तो परचेजर के पास अभी पड़ी है, उसका पैसा हमको अभी लेना होगा, राइट? तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका हमेशा बचेगा। कितना आ रहा है? 80,000 प्लस 7,200 माइनस 49,000, 82,300। सर इतना बैलेंस जो है ये आप वेंडर से भी चार्ज करेंगे फ्यूचर, और इसके बाद की जो एंट्रीज है वो हमने नहीं देखनी, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इधर ही अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इधर मनीष मोटर्स के नाम से 49,000 पे एसेट का टेक ओवर हुआ था, और अब चेक करिए यहां पर भी बैलेंस फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेबिट का अमाउंट है 1,20,000 माइनस 24,000, 49,000, 15,000। सर बिल्कुल यहां पर भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचा कितने का? 32,000 का, क्योंकि एक एसेट अभी परचेजर के पास पड़ी हुई है, तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा बचेगा। क्लियर हो गया? काफी सिंपल है, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब देखते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हायर वेंडर जो एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा, वो बिल्कुल इस अकाउंट की मिरर इमेज। परचेजर के लिए जैसा वेंडर का अकाउंट था, वैसा ही वेंडर के लिए परचेजर का अकाउंट है, उसकी बस मिरर इमेज है, राइट? तो सबसे पहले 1 जनवरी 2003 टू हायर सेल्स, 150 के ट्रक सेल करे थे। अब यहां पेमेंट आती है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट भी होता है डेबिट साइड में। सबसे पहले मिली थी डाउन पेमेंट January 1 बाय बैंक, डीपी 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी होगा डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट कितना आया था फर्स्ट ईयर का? भाई 10,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट क्लियर है, पेमेंट हुई थी 50,800 की। और उसके बाद आपका बैलेंस सीडी यहां बचा था 80,000 का। ठीक है, बिल्कुल मैं इसी अकाउंट को रिवर्स कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। टोटल डबल लाइन से क्लोज। नेक्स्ट ईयर डेबिट 2004 January 1 टू बैलेंस बीडी 80,000 का बैलेंस, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी होगा December 31। कितना था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट? 7,200। और अब सेकेंड ईयर में पेमेंट तो हुई नहीं, तो 2004 December 31 अगर हमें पैसे मिलते तो बैंक का नाम आता, पैसे नहीं मिले इस बार ने एसेट ले लिए पैसे के बदले। एसेट ले लिया तो किसका नाम आ जाएगा? जिससे एसेट ली है। जब आपने एसेट लिए तो किसका नाम आ जाएगा? गुड्स रीपोजेस का। गुड्स आपने रीपोजेस कर लिए कितने के? जो वेंडर ने वैल्यू निकाली थी वो वाली। और अब आपका बचेगा बैलेंसिंग फिगर,
जैसे आप बैलेंस शीट के नाम से क्लोज कर देंगे। ठीक है, निकालने की जरूरत क्या है, वही बैलेंसिंग फिगर बचेगा 82,300। ये सिंपल, बिल्कुल उल्टा अकाउंट है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में, यहां Messrs. Manish Motors incurs 5,000 on repairs of tempos repossessed and resold them at 5% profit. तो मनीष मोटर्स ने दो टेम्पोज अपने पोजीशन में ले ही लिए थे, उनमें थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करके उसको प्रॉफिट पर आगे बेच दिया। तो बस हमको वो और दिखाना है गुड्स रीपोजेस्ड के अकाउंट में। यहाँ पे डेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम सेम डेट पर हो रहा है, पर चलो कोई नहीं। 2004 दिसंबर 31 टू किस अकाउंट से वैल्यू आ रही है, एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी से। गुड्स हमने रीपोजेस किए 49,000, वो यहां पर आ गया। उसके बाद रिपेयर्स आपने एसेट के ऊपर किए, डेबिट 5,000। फिर एसेट को प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड होगा, एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो प्रॉफिट आएगा डेबिट। टू गेन ऑन रीपोजेशन, हाँ जी, तो एसेट हमारे पास कितने की हो गई, 49,000 की थी, 5,000 के रिपेयर से उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, अब वो हो गया 54,000। 54,000 पर 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी 2,700 का। तो आपने इसे सेल कितने में किया होगा, बाय बैक, इन सबको ऐड कर दीजिए, 56,700। बस दैट इज, ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। तो कुछ अगर डाउट कंफ्यूजन है तो एक बार लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, और सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं आप उसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो हम उसे भी फर्दर, तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।